तो चलिए सबसे पहले आपको प्रयागराज की धरती पर लिए चलते हैं। संगम के पावन तट पर माघ मेले की रौनक दिखाते हैं। देश के कोने कोने से आए अद्भुत अनोखे साधु, सन्यासी और हठ योगी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इन साधुओं की दिव्य दिनचर्या और साधना देखकर सनातन धर्म की गहराई का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। कोई ऐसा है जिसने 20 वर्षों से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं लिया, तो कोई अपनी जटाओं में ही जौ उगा रखा है। माघ मेले के मुख्तलिफ रंगों से पिरोए इस रिपोर्ट को आप देखिए। हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक कर्मकांडों के बेशुमार रंगों की मनमोहक छटा का एक ही जगह पर रसास्वादन करना हो तो चले आइए प्रयागराज स्थित गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के त्रिवेणी के तट पर, जहां की फिजा इस समय माघ मेले की रौनक से सराबोर है। इस मेले में आपको ऐसे ऐसे साधु संत मिलेंगे, ऐसे ऐसे सन्यासी तपस्वी मिलेंगे जो आपकी चेतना को झंकृत कर देंगे। इन साधु संतों सन्यासियों की लंबे समय से चली आ रही दिनचर्या के बारे में सुनकर जीवन के बारे में आपको एक अलग ही दृष्टि मिलेगी। मकर संक्रांति के स्नान से पहले माघ मेले का सौंदर्य अपनी पूर्णता में प्रकट हो रहा है। इसके बीच संगम के पावन तट पर लगा अनन्य राम भक्त सन्यासियों का एक कैंप सबकी कौतूहल का विषय बना हुआ है। मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 के अंतिम छोर पर लगे इस कैंप पर चस्पा पोस्टर को पढ़कर हर कोई हैरान हो जाता है। पोस्टर पर लिखा है फटीचर बाबा का राम राम। जब आप इस कैंप के भीतर प्रवेश करेंगे तो रामधुन की अलौकिक ध्वनि आपके कानों में मिस्री घोलनी शुरू कर देगी। दरअसल इस कैंप में रहने वाले संतों ने अपने पूरे जीवन को राममय कर दिया है। राम राम तो ठीक है, लेकिन हर किसी के मन में सहज सवाल उठता है कि इसमें पावन राम के साथ फटीचर बाबा क्यों जोड़ा गया। सुनिए इसके जवाब में यहाँ के रहने वाले राम नामी संत क्या कहते हैं। फटीचर बाबा ऐसा नाम रखा गया कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी माघ मेला में राम नाम प्रचार के लिए महाकुंभ 2025 में भेजे। तो जब हम लोग आए तो वो बोले कि जा कर के बैनर पे नाम लिखना फटीचर बाबा का राम राम, तो ये नाम करके आप चलाना है और चलेगा। तो उसके बाद राम राम के प्रचार में 2025 सेक्टर 8 में शेष मार्ग पे हम लोग रहे। तो राम नाम का प्रचार का कार्य, भोजन, अन्न क्षेत्र, ये सब मिला जुला कैसे चलता रहा। जो कुछ रहा ठीक रहा उनकी कृपा से। भगवान राम के भक्त उनके नाम का जप कई रूपों में करते हैं। कोई जय श्री राम का उद्घोष करता है तो कोई सीताराम सीताराम का उद्घोष कर जाप करता है। कोई सिया राम कहता है, लेकिन अपने गुरुदेव भगवान के आदेश पर माघ मेले में आए फटीचर बाबा विशुद्ध राम नाम का जाप करते हैं। इनका मानना है कि राम नाम के साथ कुछ भी जोड़ देना उसकी महिमा को कम कर देता है। ये तो ऐसी चीज है जैसे तुलसीदास ने कहा है ना कि राम नाम को देखिए वाणी से तो नहीं बताया जा सकता। राम यतर्क्य मन बुद्धि बाणी, मत हमार सुनहु भवानी। भगवान शंकर ने माता भवानी से कहा था कि हे भवानी, अगर राम को जानना है तो तर्क से कभी नहीं जान पाओगी, अन्ना उनको पुस्तकों न ग्रंथों न शास्त्रों के माध्यम से उनमें चलना पड़ेगा। केवल राम 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 का आपको जप करना पड़ेगा और राम के आश्रित रहना पड़ेगा। या जप करो या आश्रित हो जाओ। तो आज इसमें गुरुदेव ने भी मेरे बताया कि जाके तुम लोग राम नाम के आश्रित रहना, बाकी न तुम्हें अन्न धन की कमी पड़ेगी और न कोई संकट व्यापेगा। और राम 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 का केवल उच्चारण करना। राम के अतिरिक्त अगर राम में जी लगा दिए,
श्री राम लगा दिए, सीता राम लगा दिए, तो वो राम नाम फल नहीं देगा बेटा। केवल राम, चूँकि राम मान सम्मान से परे है और वो अभिमान से परे है, बुराइयों से परे है, अच्छाइयों सबसे वो परे है, इसीलिए वो राम है। फटीचर बाबा का राम राम कैंप में रहने वाले संतों की जीवनचर्या भी अत्यंत सादा और सरल है। भोजन में ये बस रोटी और सादी दाल लेते हैं, शयन जमीन पर करते हैं, वस्त्र भी सादा सरल ही पहनते हैं। अगर मेले में आने वाले अमीर लोग इन्हें कुछ दान दे दें तो उन पैसों से ये कंबल या रसद सामग्री खरीदकर गरीबों में बांट देते हैं। माघ मेले में आए साधुओं की तरह तरह की रहनी देखकर भी तो कौतूहल होता है, तो कभी सनातन धर्म की गूढ़ और रहस्यमय अवधारणा पर गर्व और अनुभूति होती है। साल 2025 के महाकुंभ में आए IITian बाबा काफी वायरल हुए थे। 2026 के माघ मेले में पहुंचे मैकेनिकल इंजीनियर बाबा। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े में दीक्षित होने के बाद मैकेनिकल इंजीनियर बाबा अपना जीवन सनातन को समर्पित कर चुके हैं। इनके सन्यासी बनने की कथा अत्यंत दिलचस्प है। मैंने मैकेनिकल साइड से एजुकेशन लिया है और मैकेनिकल साइड से एजुकेशन लेने के बाद में मैं जंगल की ओर चला गया। और जंगल की ओर जाने के लिए तो कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो इस देश में या हमारे विश्व में जूना अखाड़ा सर्व श्रेष्ठ होना अलग विषय है, लेकिन सबसे पुरातन तो है। तो पुरातन को खोजने की जिज्ञासा थी, इंजीनियरिंग माइंड था। मस्तिष्क टेक्निकली है, व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं बन सकता है, मस्तिष्क उसको बनाता है। चोर भी बनाता है, इंजीनियर भी बनाता है, डाकू भी बनाता है और संत भी बनाता है। तो मस्तिष्क इंजीनियर था, लेकिन समर्पण संस्कृति के प्रति था, सनातन के प्रति था। तो उसने सन्यासी बना दिया। सन्यासी बनने के बाद मैकेनिकल बाबा ने हिमालय में करीब 12 वर्षों तक घनघोर साधना की। इस दौरान इन्होंने बॉटनी और जूलॉजी में आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया और इस ज्ञान को लोकहित में लगाने का फैसला किया। स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी बियॉन्ड 3 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, जिसे गूगल पर भी सर्च किया जा सकता है। इनकी पैथी मेडिकेशन फ्री, पैन फ्री और डिजीज फ्री लाइफ के लिए काम करती है। मैं अभी वर्तमान में दिल्ली में बियॉन्ड 3 एक संस्था मैंने बनाई, त्रिगुणातीत, एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद के बियॉन्ड। इसके बिना मैं लोगों का इलाज कर सकूं, ऐसे काम कर सकूं कि मैं बिना साइड इफेक्ट, बिना चीरफाड़ और बिना दवाई का, बिना केमिकल का लोगों को स्वस्थ दे सकूं, ऐसी एक संकल्पना और रिसर्च है मेरा। 64 साल का रिसर्च है। मैंने जिन संतों के हाथ के नीचे सीखा है उनका 74 साल का रिसर्च था। उन्होंने 74 साल रिसर्च किया, 12 साल मैंने किया। कितना साल हुआ? 86 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं लेके चल रहा हूँ और वो लोगों को मैं देता हूँ तो लोग अमेजिंग है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मेरा साफ स्लोगन है कि जहाँ स्वस्थ के निदान बैठता है वहाँ रोग नहीं रहना चाहिए। अजीब अजीब महात्मा महापुरुष पहुंचे हैं इस माघ मेले में। इन्हीं में से एक हैं सोनभद्र के मार कुंडी से आए अमरजीत योगी। अमरजीत योगी ने अपनी जटाओं में जौ उगा रखा है। अपनी इस तपस्या के जरिए वो लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का संदेश दे रहे हैं। हठ योगी अमरजीत के मुताबिक उन्होंने 15 वर्ष का संकल्प ले रखा है। इस बार 9वें वर्ष उन्होंने अपनी जटाओं में जौ उगाई है। इससे पहले ये हठ योगी जौ, चना, उड़द और मूंग के बीज अपनी जटाओं में अंकुरित कर चुके हैं। माघ मेले में ये हरियाली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल ये मीडिया से बात करने से कतरा रहे हैं। संगम की रेती पर सबसे बड़े लगने वाले धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत हो गई है और ऐसे में तमाम साधु संत हठ योगी यहाँ पर आए हैं। ऐसे ही एक महाराज हैं जो हरियाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं।
इन्होंने अपने सर में तमाम अनाज उगाए हैं और ये पर्यावरण संरक्षित करने का जो हरियाली का संदेश दे रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर पे इन्होंने तमाम तरीके के जो अनाज हैं वो उगाए हैं। इसका क्या मकसद है? बूढ़ा बच्चा निकल जाएगा तो सब बयान दे देंगे जहाँ ये काका है। महाराज मारकुंडी सोनभद्र से आए हैं, जय माता। हरियाली का संदेश दे रहे हैं। अब क्या संदेश है उसी दिन बताएंगे महाराज। साधु संतों और सन्यासियों के साथ ही माघ मेले में कुछ ऐसे गार्ड्स भी पहुंचे हैं जो अपनी जीवन शैली की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कल्पवास करने आए रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने पिछले 20 सालों से अन्न ग्रहण नहीं किया है। सेना से रिटायर हवलदार रंजीत सिंह साल 2006 से ही सिर्फ फलाहार पर रहते हैं। आम इंसान अगर एक हफ्ते अन्न ग्रहण ना करे तो वो कमजोरी महसूस करने लगता है, पर रंजीत सिंह 20 साल से अन्न त्यागने के बाद भी पूरी तरीके से फिट हैं और आम लोगों से ज्यादा चुस्त दुरुस्त हैं। इनका कहना है कि प्रभु की कृपा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये सब प्रभु की देन है। करना धरना उनका है, कर्तव्य करना अपना काम है। हर इंसान को ये है कि जो फलाहारी, बाबा जी हमारे फलाहारी है, हम भी फलाहारी। हमारे आश्रम में एक जने जो जिस आश्रम में आज हम लोग कल्पवास कर रहे हैं, खड़ेश्वर महाराज थे, वो भी 14 साल फलाहारी थे। लास्ट में सीताराम वगैरह करके वो तो त्याग दिए। अभी हमारे गुरुजी दूसरे साथ में हैं। बाकी हम लोग इसलिए सब कुछ देखते हुए कि हर एक तरह से अन्न की बीमारी है, अन्न की बीमारी है, अन्न की लड़ाई भी है। आप गहराई से जाएंगे तो लास्ट वही निकलेगा, अन्न की बीमारी। डॉक्टर से बात जाओगे, सब कुछ करेंगे, बोलो हम तो सिर्फ एक बाबा की दया से अपना त्याग दिया कि प्रभु आप देखो जैसे आप रह रहे हैं वैसे हम भी रहेंगे। रंजीत सिंह ने अन्न का त्याग क्यों कर दिया, इसके पीछे भी एक दिलचस्प वाकया है। दरअसल 2005 में सेना से रिटायर होने के बाद मठ मंदिर में घूमते हुए इन्हें कोई महात्मा मिल गए जिन्होंने इनसे कहा कि फलाहार तो संतों के बस की बात नहीं है, गृहस्थ नहीं कर सकता। उसी पल रंजीत सिंह ने बजरंगबली का स्मरण करके संकल्प लिया और तब से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। माघ मेले में स्कूटी से घूमते एक बाबा भी लोगों के कौतूहल का विषय बने हुए हैं। 65 वर्षीय स्वामी अमोहानंद महाराज सिर पर केसरिया रंग का हेलमेट पहनकर मेला क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं। इनके हेलमेट पर हनुमान जी, राम मंदिर और अनेक झंडियों की तस्वीरें हैं। जी, मैं स्वामी विवेकानंद आश्रम का मैं सन्यासी हूँ और साथ ही स्वामी विवेकानंद आश्रम आने के पहले भी मैं हनुमान जी का भक्त था बचपन से ही। तो जिसके कारण कि मुझे ऑरेंज कलर का हेलमेट चाहिए था। एक हेलमेट पहले भी था ब्राउन कलर का, मगर मुझे एक नया हेलमेट चाहिए था ऑरेंज कलर का। जब मैं बाज़ार गया तो जब ये हेलमेट को मैं देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसमें हनुमान जी, राम जी सभी हैं और ये अयोध्या मंदिर का भी कुछ झंडे उंडे ये सब लगे हुए हैं, तो मुझे खुशी हुई। स्वामी अमोहानंद बताते हैं कि हिंदी ऑनर्स पढ़ाई करते समय इन्हें गौतम बुद्ध के बारे में जानने का मौका प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की जीवनी से प्रेरित होकर इनके मन में साधु जीवन जीने की इच्छा हुई। इसलिए पढ़ाई के बाद ये विवेकानंद आश्रम चले गए और तब से सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का रंगारंग आगाज कर दिया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत आए खास मेहमान जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेडरिक मर्ज ने साथ मिलकर जो पतंग उड़ाई वो भारत और जर्मनी की ऐतिहासिक दोस्ती की मिसाल बन गई।
रंग बिरंगी पतंगों के बीच एक खास पतंग आपके मन में कई सवाल खड़े कर सकती है, क्योंकि इस खास पतंग के एक सिरे पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर है, तो दूसरी ओर जर्मनी के मशहूर बर्मिंघम वॉल की तस्वीर। दिलचस्प ये है कि दो ऐतिहासिक तस्वीरों से सुसज्जित इस पतंग की डोर भी दो युग पुरुषों के हाथ में है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इस विशेष पतंग की डोर थाम रखी है पीएम नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने। डोर और पतंग की ये जुगलबंदी अहमदाबाद के नीले आसमान में भारत के सांस्कृतिक गौरव के साथ ही जर्मनी और भारत की दोस्ती की छटा बिखेर रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का रंगारंग आगाज किया। इस दौरान अहमदाबाद का आसमान रंग बिरंगी पतंगों की लड़ियों से गुलजार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 के आगाज की खास बात ये रही कि इस बार अहमदाबाद का आसमान पारंपरिक के साथ ही गैर पारंपरिक थीमेटिक पतंगों की लड़ियों से सराबोर नजर आया। सबके आकर्षण का केंद्र रहे पतंग बनकर आसमान में उड़ते गदाधारी हनुमान जी। अपनी गदा के साथ हनुमान जी तिरंगे वाली पतंगों की लड़ियों के आसपास आसमान में उड़ते नजर आए, मानो तिरंगे की आन बान शान की रक्षा कर रहे हों। एक ओर ऑपरेशन सिंदूर के विजयी अभियान की छटा दिखी, तो दूसरी ओर कमल के फूल की लड़ियां नीले आसमान में सरोवर का एहसास दिलाती नजर आईं। आपको बता दें कि अहमदाबाद पतंग महोत्सव के 14वें एडिशन में 50 देशों के 135 पतंगबाज पहुंचे हुए हैं, जो अलग अलग थीम की रंग बिरंगी पतंगों से सबका मन मोह रहे हैं। इसी के साथ 14 राज्यों के 1000 से ज्यादा पतंगबाज भी यहां भाग लेते नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का आगाज करने के बाद पीएम मोदी जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ पतंग बनाने वाली महिला कारीगरों के पास गए और उनसे बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज ने कारीगरों से पतंग बनाने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की। In order to meet you, our honorable Prime Minister Sir, Shri Narendra Modi ji, and our honorable guest, esteemed guest, our Chancellor of Germany, Mr. Friedrich Merz, is here. आपको बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2013 में अहमदाबाद काइट फेस्टिवल की शुरुआत की थी। उसके बाद से ये फेस्टिवल अहमदाबाद के साथ ही वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और गांधीनगर समेत गुजरात के तमाम शहरों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस महोत्सव की वजह से गुजरात में पतंग के कारोबार में जबरदस्त तेजी आई है। अहमदाबाद का जमालपुर इलाका इस समय पतंग बनाने का एशिया का सबसे बड़ा हब बन चुका है। यहाँ पतंग की वजह से हजारों महिलाओं समेत करीब 10,000 परिवारों को रोजगार मिला हुआ है। ये मार्च महीने से चालू हो जाती है, तीसरे महीने से, और ये रोजगारी काफी बड़ा धंधा है। काफी बड़े काम करने वाले कारीगर है। इसमें 80% महिला है और 20% लेडीज है, जेंट्स है, और ये सबको रोजगार मिलता है। कम से कम 10,000 परिवार से काम करे पतंग, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर पतंग यहाँ से जा रही है, और अगर मालिक ने चाहा तो और आगे विदेश में भी हमारी पतंग जाएगी। खास बात यह है कि पतंग महोत्सव की वजह से अहमदाबाद की महिलाओं को घर बैठे बढ़िया रोजगार मिल गया है। घर में रहकर ही ये महिलाएं साल में 8-9 महीने करीब 20,000 रुपए महीने कमा लेती हैं। मैं 15-20 साल से पतंग लगाती हूँ और अक्खा दिन में मैं 1,000 पतंग लगाती हूँ। मेरा 12 महीने तक या 8 महीने लगती है पतंग मेरे सी, तो कम से कम 10-20 हजार का काम होता है। साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव एक ओर जहां आसमान को रंगीनियत से सराबोर कर रहा है, तो दूसरी ओर हजारों गरीब परिवारों के घरों में रोजगार की रोशनी बिखेर रहा है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात उस अनोखी भक्ति की कर लेते हैं जिसके श्री गणेश को करीब 5 साल हो चुके हैं। इस दौरान साधना और आराधना से जिस कला का सृजन हुआ है उसको देखने के बाद कोई भी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा।
दिल्ली के एक कलाकार ने वेस्ट मटेरियल यानी कि घर या फिर दफ्तर से निकलने वाले कचरे से भगवान गणेश के 3000 स्वरूप बना दिए, जिसकी प्रदर्शनी आजकल दिल्ली में लगी हुई है। दिल्ली के इस कलाकार की अनोखी गणेश भक्ति का आनंद आप भी लीजिए। गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, गौरीपुत्र, विघ्नहर्ता, भगवान गणेश के जितने नाम हैं उससे कहीं ज्यादा उनके स्वरूप दिल्ली की एक एग्जीबिशन में दिख रहे हैं। खास बात यह है कि इस एग्जीबिशन में गणेश जी से जुड़ी हर पेंटिंग वेस्ट मटेरियल से साकार की गई है। रोजमर्रा की जिंदगी में घर से निकलने वाले कचरे से सजीव सी दिखने वाली कलाकृतियां अस्तित्व में आई हैं। शिद्दत हो तो भक्त कंकड़ में भी शंकर को ढूंढ लेता है। आज हम आपको एक ऐसी ही आर्ट गैलरी में ऐसी पेंटिंग्स के बीच लेकर आए हैं जहां पर वेस्ट से बेस्ट निकालने की कोशिश की गई है। आप दुनिया में किसी भी बेकार चीज़ के बारे में सोच लीजिए, आपको यहाँ पर उससे बने हुए गणेश जी दिखाई पड़ेंगे। तमाम पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये आप देखिए जो बॉटल्स होती हैं, पानी की बॉटल्स, उनके जो ढक्कन होते हैं उससे ये गणेश जी तैयार किए गए हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो आपके साइकिल की, बाइक्स में जो पुरानी चेन होती है उन चेन से यहाँ पर गणेश जी को बनाया गया है। ये सब कुछ कुमार राजेश जी मेरे साथ में हैं जो कि ये कमाल लगातार करते आ रहे हैं। ये पूरी गैलरी, इसके 2 कमरे इन्हीं खुशनुमा चीज़ों से भरा हुआ है और हर पेंटिंग में आपको गणेश जी दिखाई पड़ेंगे। दिल्ली के रहने वाले कुमार राजेश की कलाकृतियों में पेन की खत्म हो चुकी रिफिल, तार के बेकार टुकड़े, बाइक की खराब चेन और यहाँ तक कि खुशी, उत्साह, स्नेह, मजाक या गर्मजोशी जैसी भावनाएं व्यक्त करने वाले स्माइली या इमोजी का भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये देख रहे हैं तो ये जिसको पराली कहते हैं, जो अभी दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाती है गेहूं का, ये उससे बनी हुई है। इसके आप आगे देखेंगे तो ये रिफिल है, जो रिफिल पेन यूज़ करने के बाद में प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट को जाकर के दूषित करती है, ये उस रिफिल से बनाए हैं। अच्छा, ये रिफिल है? ये रिफिल है। ओहो, देखने से तो मतलब दूर से लग नहीं था कि रिफिल का इस्तेमाल किया है आपने। ये देखेंगे कि ये पेन है, पेन यूज करने के बाद में प्लास्टिक होता है और इसको हम ना रिफिल चेंज कराते हैं और ये डंप कर देते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो मैं उसको यूज़ करके बनाया है। ये वायर के टुकड़े हैं तो वायर को यूज़ किया है। ये इसके आप आगे देखेंगे तो ये जो बाइक के वायर के टुकड़े हैं, ये वायर के टुकड़े हैं। ओके, तो इसको आपने खुद वेल्डिंग किया होगा? हाँ, ये मैंने खुद किया है। इसको ये जो आगे आप देख रहे हैं ये बाइक की चैन है। ये इसके आगे आप देखेंगे तो ये इमोजी है, ये प्लास्टिक के दाने हैं। इमोजी है? ये इमोजी है। अच्छा, आप इसको पास से देखिए, थोड़ा सा जूम करके। जो आपके स्माइलीज होते हैं उनको इकट्ठा करके बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं जो हैप्पी स्माइलीज होती हैं वो हैं, हार्ट की इमोजीज हैं और अलग अलग लेटर्स हैं, उनके जरिए गणेश जी बनाए गए हैं। 30 साल से पेंटिंग करने वाले कुमार राजेश को कोविड काल में घर के वेस्ट से गणेश जी की पेंटिंग बनाने का आइडिया आया, जिसके बाद भगवान गणेश के इस अनन्य भक्त ने प्लास्टिक के दानों से बने हार से लेकर कंचीर से बने गणपति, लिखते लिखते खत्म हो चुकी पेंसिल को जरिया बनाया और अपनी साधना से गजानन के स्वरूपों का सृजन किया। ये प्लास्टिक के दाने हैं जो महिलाएं गले में हार पहनती हैं, वो टूट जाते हैं, तो वो उन दानों से जो ये बनी है प्लास्टिक के दानों से। ये पाम का सिंगल लीफ है, पाम के सिंगल लीफ को यूज करके इसको बनाया है। और ये पाम का तना है, ये हाँ पाम पेड़ का तना इसमें प्रयोग किया है। आप यहाँ ये देखेंगे, ये सीप जो समुद्र से वो निकलते हैं और जमुना इसमें वो सेंट है, सी सेंट। ये फ्लावर है। ये आप देखेंगे जो बच्चे ना पेंसिल जब छोटी हो जाती है तो फिर उसको यूज़ नहीं करते हैं पेंसिल को, तो ये पेंसिल से इसको बनाया है। इसमें आपने मेहनत करनी पड़ती है। और ये हाँ, ये एक बता दिए, बहुत खास लग रहा है मुझे। ये देखिए कि ये जो है ना, इसमें ये स्प्रिंग है और ये कुछ जो ना वेस्ट आइटम बीच में किसी में से कुछ निकल गया और ये कुछ स्प्रिंग लगी हैं, कुछ अलग तरह की चीज़ें कि उसमें से नाम भी वेस्ट का तो खैर मुझे बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक बार फिर ये देखेंगे कि ये जो कलरफुल हार होते हैं महिलाओं के वो हैं, ये अगेन ये कंचे हैं, ये धान है। दिलचस्प बात यह है कि राजेश ने अपनी कोई भी पेंटिंग अब तक बेची नहीं है, क्योंकि उनका मकसद है अपनी कला के जरिए बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ताकि वो कचरा प्रबंधन यानी कि कचरा हटाने से आगे बढ़कर उसके बेहतर सदुपयोग पर सोच सकें। देखिए, मैंने 300 से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया है।
जिसमें 3000 से ज़्यादा मैंने गणेश जी बनाए हैं। इकट्ठा कैसे करते हैं आप वेस्ट? देखिए, वेस्ट को लोग बाहर निकालते हैं, घर कोई नहीं लेकर के आता, और जो चीज़ बाहर निकलती है तो वो आसानी से मिल जाती है, जबकि मेरा जो ध्यान है वो इन्हीं पर रहता है कि जो वेस्ट कम से कम मैं ये कर सकूं कि वो एनवायरनमेंट को दूषित करने से बचा सकूं, तो दूसरे लोगों को प्रेरणा दूं, और प्रेरणा देने के लिए एग्जीबिशन मैंने लगाई है। देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों के ऊपर है। मैं 25,000 से अधिक बच्चों को ये कला सिखा चुका हूं, और अभी भी मैं ये सेल करने के लिए मैं एग्जीबिशन नहीं लगाता हूँ। ये इसलिए लगाता हूँ कि लोग प्रेरणा लें और उनके घर में जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसको वेस्ट ना समझ करके बेस्ट बना करके अगर अपने घर के अंदर इस तरीके से वो लगाएं तो बहुत राहत मिल सकती है। जो भी कुमार राजेश की कला को पहली बार देखता है वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। वो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी अद्भुत कला का जादू बिखेर रहे हैं। प्रदर्शनी में आके जो आईफेक्स में लगी है, जो बहुत ही एस्टैब्लिश एक प्लेटफॉर्म है आर्ट के लिए, ऐसी जगह पे राजेश डेढ़ा जी जैसे कलाकार जिन पे प्रभु गणेश की बड़ी अनुकंपा है, उनकी ये प्रदर्शनी देख के मन भाव विभोर हो गया है। और सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक जो है इस एग्जीबिशन की वो ये है कि राजेश जी सिर्फ गणेश जी की ही पेंटिंग्स बनाते हैं, और वो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी पेंटिंग्स देखी हैं, और जो उनके एफर्ट्स हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। अपनी कला के जरिए राजेश भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई से भी बच्चों का परिचय करवा रहे हैं। देख रहे हैं कि किसी भी चीज़ को ये वेस्ट नहीं समझते हैं, और कोशिश ये है कि आने वाली पीढ़ी को इससे जोड़ा जाए। खास बात ये भी कि अपनी किसी भी पेंटिंग को सेल नहीं करते, उन्हें पैसों के लिए बेचते नहीं हैं। इनकी ये जो कोशिश है कि वेस्ट को बेस्ट बनाया जाए, उससे लोगों को समझाया जाए कि जो आपके घर में कबाड़ है, कूड़ा है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। उम्मीद यही कि इससे कम से कम धरती पर लगातार जो वेस्ट का बोझ बढ़ता जा रहा है, अगर 10 लोग भी इससे कुछ सीख जाएं तो शायद वो बोझ कम हो जाएगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।